तीन। हाय स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु का वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे जहाँ पर थे वहाँ से आगे, लेकिन हमने कुछ बिंदु बताए थे आपको कि ईएमएस में आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस ये तीन चलेंगे। इन तीनों का मतलब ये नहीं है कि हम लगातार केवल साइंस, लगातार केवल मैथ, लगातार केवल इंग्लिश पढ़ाएंगे। पहले तो मेरी कोशिश होगी कि आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, सबसे परिचय कराया जाए। इसका पहला और अहम बिंदु है, मैंने साइंस ही लिया। अच्छा, साइंस का है लिया क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे पॉइंट अलग अलग पढ़ाने हैं। फिर हम चर्चा करेंगे मैथ की, मैथ में क्या करना है, कैसे करना है, इस पर हम फिर बात करेंगे। मेरी स्पेशल एडवाइस है उन बच्चों की जो 9 से 12 उसके बाद कंपटीशन में बैठने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में उनके लिए कुछ बातें आएंगी। तो बात करें हम, तो मैंने प्रकाश के बारे में बताया था और शायद आपको समझ में भी आया होगा। आज हम प्रकाश के और आगे की घटना बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन। वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, हम लोग बचपन से भी बहुत सारी ऐसी बातें किए होंगे, लेकिन क्या है, उसकी जानकारी नहीं। अब एक समय आया कि जब इसकी जानकारी भी हुई और इसे हम सीखेंगे भी, और इसी से बोर्ड की परीक्षा में आने वाले इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। बात परावर्तन की है, तो परावर्तन का मतलब किसी तल से प्रकाश का टकरा करके लौटना। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, मैंने बताया भी था कि कोई दर्पण हो, उस पर सूर्य की ओर करके और हल्का सा अलग दिशा में अगर आप कर देंगे उस दर्पण को, तो जो प्रकाश उस पर आपतित होगा वो टकराएगा और टकरा करके अगली दिशा में जाएगा। जैसे यहाँ हम एक दर्पण ले रहे हैं, इसको आप कह लीजिए Z डैश नाम दे दीजिए, समतल दर्पण। अब इस पर एक किरण आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये, और ये टकराने के तुरंत बाद क्या होगी, चली जा रही है। इसे आपतित किरण कहते हैं और ये होगा परावर्तित किरण। इसका नाम दे दीजिए ABC। और जहां पर ये घटना हो रही है यहीं से एक नॉर्मल डाल देते हैं, अभिलंब। इसका नाम दे दो यमन। कितनी चीजें यहां आपको समझना है। एक तो Z डैश क्या है, दर्पण, कैसा, समतल दर्पण। AB क्या है, किरण, कौन सी, आने वाली। आने वाली किरण मतलब आपतित किरण। आने वाली किरण मतलब आपतित किरण। और फिर ये VC क्या है, जाने वाली किरण। जाने वाली किरण मतलब परावर्तित किरण। अच्छा जी, ये दोनों समझ में आए, तीनों समझ में आए। ये समतल दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है। यमन क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है। यहां पर एक और बात दिख रही होगी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। इसको आप I से, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोई कोण बन रहा है, इसको R से प्रदर्शित करेंगे। चलो हम इसका नॉमिनेशन अलग से करते हैं। यहाँ अगर Z डैश पर चर्चा करोगे तो ये क्या है, समतल दर्पण। दर्पण के बारे में बहुत कुछ बताना है आगे, लेकिन अभी जितना बता रहे हैं उतना समझिए। AB क्या है, AB आपकी है आपतित किरण, AB आपतित किरण। चलो जी, BC की बात करी जाए। BC जाने वाली है तो परावर्तित किरण।
जाने वाली किरण, जाने दीजिए। ए बी हो गया, बी सी हो गया, और क्या यमयन बचा। चलो भाई, यमयन क्या है, अभिलंब, नॉर्मल है। अभी मैं बात करूं एंगल आई, बहुत पूछा गया है, तो ये है आपतन कोण। एंगल आर, ये है परावर्तन कोण। तो ये तो पात्र परिचय हो गए परावर्तन की घटना पर। अब मैं बात करूं कि परावर्तन को परिभाषित कैसे करेंगे या परावर्तन को हम समझेंगे कैसे। तो एग्जाम्पल के लिए कोई पूछता है तो आप आराम से बता सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ये फिगर माइंड में सेट करना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बोर्ड में बनाएंगे तो एग्जामिनर साहब जैसे ही इसको देखेंगे तुरंत जान जाएंगे कि हाँ आप में कुछ है। और अगर आप ये चित्र बना लिए हैं तो इसके पार्ट जरूरी हैं। अब पता लगा आप इसको परावर्तित किरण कर दिए, तब गया काम से। इसको आप मैंने जहाँ भी ये चेंज किया तो आप फिर वही माइनस में चले जाएंगे, तो माइनस में ना जाएं। इसका पूरा अर्थ सहित समझें कि हम क्यों इसको आपतित किरण कह रहे हैं, क्यों इसको परावर्तित किरण कह रहे हैं। कोण बन रहे हैं तो नाम क्या होगा। अब इसको आप आई, इसको आप आर कह दें, आपतन इसको कह दें, परावर्तन इसको कह दें, तब गड़बड़ होगा। तो डेफिनेटली आपको सारे नाम चित्र के साथ पता होना चाहिए, और हो सके तो जब आप बोर्ड में लिखें तो इसके तुरंत बाद ये नाम डाल दिया करें। अब मैं इसकी परिभाषा से आपको अवगत कराऊंगा। परिभाषा में क्या, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, बहुत लोग लिखते हैं बहुत टाइप से, तो आपको एकदम निचोड़ लिखना है क्या, कि जब प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल, ये जरूर रखना, क्योंकि कोई दर्पण से ही एक घटना नहीं होती, कोई चिकना तल है उस पर भी ये घटना हो जाती है। तो किसी चिकने तल या दर्पण पर आपतित होती हैं तो उनका लगभग संपूर्ण भाग, थोड़ा बहुत हो सकता है ना जाए, वो तल के बिहेव पर डिपेंड करता है, तो उनका लगभग संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है या परावर्तित हो जाता है। तो आकर के टकराना और टकरा करके जाना, यही घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल, चिकना तल मतलब समझ जाना, या दर्पण, चिकने तल या दर्पण पर आपतित, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल या दर्पण पर आपतित होती हैं। जब भाई आपतित होते हैं का मतलब आकर के टकराती हैं, आपतित होती हैं, तो उनका लगभग संपूर्ण भाग, अब मैं 100% नहीं बोल सकता, वो तल की टेंडेंसी है, तल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, तो उनका लगभग संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, कठिन कहाँ है, दिमाग का प्रयोग ना कर पाना, और सरल कहाँ है, जहाँ दिमाग प्रयोग करोगे। दिमाग कैसे प्रयोग करना है, इसी वर्ड से, प्रकाश का परावर्तन मैंने प्रकाश का किसी से टकरा के लौटना। तो लौटेगा कहाँ से, दो जगह, एक चिकना तल या दर्पण पर है। तो जैसे टकराएगा, देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल या दर्पण पर आपतित होती मैंने पड़ेंगी, तो क्या होगा, उनका लगभग संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे क्या,
जो भी होगा ध्यान दीजिएगा और इसको कॉन्सेप्चुअल तैयार करिए, रट के नहीं, रटोगे तो फिर गड़बड़ है। आगे है परावर्तन के नियम, इंपॉर्टेंट। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलो जी नियम बताते हैं, बड़ा नियम कानून है इसमें, सारे नियम को पालन करना है। पहला तो आप एक बार फिर से छोटा सा एक फिगर देखिए, अभी नियम इधर निपट जाएगा। मैंने एक चित्र बनाया था, वही है इसका छोटा, समझ जाइए। वो वाला ग्रेट खली था, ये राजपाल यादव है, ये आपका सेम एज था, ये ए भी था, ऋषि MN, ये आई कोण, ये R, ठीक है। तो परावर्तन के दो नियम हैं, कितने? दो। अब इधर ही निपटा देते हैं, चित्र से समझोगे ज़्यादा बेटर आएगा। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। पहला नियम, आपतित किरण पूछा जाता है भाई, पहले नियम को। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दिख भी रहा है भाई, तीनों एक ही तल पर होते हैं या तल में होते हैं, ठीक है। एक ही तल पर होते हैं, एक ही बात है, तल पर होते हैं, ये चित्र बता रहा है। अभी दूसरा नियम देखिए, ये जो एंगल, जिस एंगल से ये आती हैं नियर अबाउट उसी एंगल से जाती हैं, यानी आई जो है आर के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा क्या है? आपतन कोण, कौन सा? आपतन कोण सदैव, हमेशा ये जुड़वा भाई का काम करता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहीं कोई शब्द अगर गलत दिखे तो सही कर लेना, वैसे सही है। यानी एंगल आई जो है वो अपने भाई साहब के बराबर होता है, आई मीन एंगल आर के बराबर होता है। ये पूरी रामायण थी किसकी? प्रकाश की, प्रकाश के परावर्तन की और उसके नियम की। परावर्तन। अब प्रश्न कैसे आएंगे? 2 मिनट में समझिए। बोर्ड में सॉल्व कैसे करना है? 3 मिनट में समझिए। पहला तो प्रश्न आएगा यही, प्रकाश कहते किसे हैं, या कोई न्यूमेरिकल है उसमें प्रकाश को परिभाषित करते हुए फिर न्यूमेरिकल दे देंगे। तो भाई न्यूमेरिकल अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत तकलीफ दे रहा है तो प्रकाश को निपटा दो, है ना, जो आए उसे गिरा दो, बाद में देखते हैं। फिर क्वेश्चन लॉन्ग वाले आएंगे तो प्रकाश किसे कहते हैं, इसके 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, है ना, 36 नहीं, 32 नहीं, मिलाने 36, है ना। आपको 5 गुण, 4 गुण जो भी बताए वो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फिर आपको प्रकाश का परावर्तन पूछेंगे, और अगर परावर्तन पूछे फिर तुरंत नियम पूछेंगे। और एक बात दिमाग में मेरी नोट कर लेना मजबूती के साथ कि चित्र सहित लिखना, इससे इंप्रेशन होगा और फुल मार्किंग होगी। मैं आपको एक 2 मिनट की स्टोरी बताता हूँ, फिर उसके बाद हम फिर से अपने टॉपिक पर चलेंगे। स्टोरी क्या है कि जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो क्वेश्चन होना चाहिए क्यों करनी है, दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए क्या टारगेट है आपका, बड़ा वाला, मतलब जीवन में कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हो कि बस ऐसे शादी ब्याह के लिए पढ़ रहे हो। तो पहली चीज़ तो बनने के लिए पढ़ रहे हो, मैं जानता हूँ। बनने का मतलब हुआ कि आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ योर एम, गोल क्या है तुम्हारा, लक्ष्य क्या है। अभी पढ़ते कैसे हो? पढ़ते इसलिए हो कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमें अंगुली माल बनना है, तो डेफिनेटली कुछ बनना है।
तो लक्ष्य अगर आपका फाइनल नहीं है, बहुत लोगों से पूछो हाई स्कूल इंटर के बच्चों से, भाई क्या बनोगे, अभी सोचे नहीं, कब सोचोगे, बुढ़ापा में? तो पहले तो ये डिसाइड कर लो मुझे डॉक्टरी लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। दूसरा, लक्ष्य को अगर आप डिसाइड नहीं करे हो तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, या कह सको कि कुछ भी आप कर नहीं सकते हो। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आप टिकट बिंदु पर जाएं, बस वाली या कहीं भी जाओ, और सामने वाले टिकट मास्टर से यही बोलो कि हमें 2 टिकट दे दो, 1 टिकट दे दो, तो उसका एक क्वेश्चन आएगा कि कहाँ के लिए, आई मीन आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ के लिए। फिर अगर दोबारा पूछोगे नहीं मुझे 2 टिकट दे दो, तो अगेन एक बार पूछेगा कि भैया जाना कहाँ है, कहाँ के लिए हम टिकट दे दें। और अगर आपका तीसरा भी यही क्वेश्चन था कि मुझे 2 टिकट दे दो, तो अपने स्टाफ से या किसी को बुला के कहेगा पी के आए हैं, पी के मतलब समझ जाओ। तो डेफिनेटली डिसाइड योर गोल। तो जैसे आप बोर्ड पेपर सपोज दे 10th का पेपर देने जा रहे हो, तो आपका बड़ा गोल नहीं कि हम 10th बाद डीएम बन जाएंगे। 10th का टारगेट रखो कि 90+ मारेंगे, और ईमानदारी से मारेंगे, जुगाड़ वाला नहीं, वैसे चलेगा नहीं, अभी जुगाड़ चलने वाला नहीं है, बट मेहनत से। तो आपका ये जो 90% है ये लक्ष्य है। और लक्ष्य का मतलब ऐसा नहीं कि हमने सोचा और हम कर देंगे, है ना। ऐसा होता तो भाई मोदी जी के बाद हम ही सोच रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने वो तपस्या करी है। तो 90 डिग्री जो आपका परसेंटेज है, इस परसेंटेज पर आपको हम जो बता रहे हैं, एक एक पॉइंट नोट करेंगे, पढ़ेंगे और आएगा, कम समय में बड़ा काम। तो प्रकाश के परावर्तन की बात अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल मीडियम की, प्रकाशिक माध्यम। मज़ेदार टॉपिक, प्रकाशिक माध्यम। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि तेल लगा हुआ कागज़ किसका उदाहरण है, तब आप परेशान हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका तेल लगा हुआ कागज़ जो है किस माध्यम में आता है, किस माध्यम के अंतर्गत, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रकाशिक माध्यम की, ऑप्टिकल मीडियम। तो जिस माध्यम से प्रकाश गमन कर सकता है, चल सकता है, चलने का मतलब ऐसा नहीं कि वो डंडा वंडा लेके है ना, तो चल सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम। तो 3 टाइप से होता है, एक तो आर पार जा सके, एक क्या हो, आर पार जा सके, आपने देखा भी होगा, जैसे कांच, ट्रांसपेरेंट कांच, ठीक है। दूसरा, आर पार ना जा सके, एग्जाम्पल क्या ले लिया जाए, दीवार, ईंट वाली भाई नहीं, कांच की दीवार भी बना दो, फिर हमसे लड़ाई करो, है ना। आर पार ना जा सके। दूसरा, आर पार मामूली रूप से जा सके, मामूली या आंशिक रख दो, आर पार आंशिक रूप से, आंशिक रूप से जा सके, जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। तो भाई आर पार जा सके तो इसको हम बोलेंगे पारदर्शक, पारदर्शक। कैसा माध्यम, पारदर्शक। ना जा सके, अपारदर्शक। और आंशिक रूप से जा सके, इसे बोलते हैं पारभाषक। चलो जी, तीनों की डेफिनेशन बराबर हो गई। अब हम यही छोड़ दें तो तुम लिख सकते हो, ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश जा सके उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल है भाई, और कुछ ना समझना, जैसे कांच। दूसरा, आर पार ना जा सके उसे अपारदर्शक कहते हैं, जैसे दीवार। तीसरा, आंशिक रूप से जा सके, जैसे तेल लगा हुआ कागज। आपने देखा होगा कि जब हम कभी कोई भी सामान या सामग्री कागज़ में लपेटते हैं, चाहे लिखा हुआ कागज़ हो, सादा कागज़ हो, तो जितनी दूर में वो तैलीय पदार्थ या तेल फैला होता है, उधर आराम से आर पार दिखता है अदर वाले की अपेक्षा। तो अगर मैं बात करूं पारदर्शक माध्यम या पारदर्शक माध्यम एग्जाम्पल्स के साथ बताओ, तो यही बोलना है कि ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार जा सके उन्हें हम पारदर्शक कहते हैं, जैसे कांच है, वायु है, स्वच्छ जल है ना, ये सब क्या है, पारदर्शक है।
फिर आर पार ना जा सके ऐसा माध्यम जिसके या ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार ना जा सकें, जैसे लोहे का दरवाज़ा हो गया, दीवार हो गई, है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लकड़ी का दरवाज़ा हो गया। फिर पारभाषक क्या है? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो इसमें कौन है? जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। घिसा हुआ कांच, कोई कांच उसको घिस दिया जाए तो देखोगे तो पूरा साफ नहीं जाएगा, हल्का हल्का फुल्का जाएगा। तेल लगा हुआ कागज हुआ, ये हुआ। और गंदा जल, है ना, जैसे बालू से ओत जल हो तो ऐसा घटना होता है। तो ये थी कहानी आज की। मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको पूरा पूरा समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार फिर से आप इसको देखेंगे, समझ जाएंगे। मेरा मतलब है बिना प्रेशर लिए, बिना भार लिए अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट है, जीवन में केवल डटे रहना, लगे रहना नहीं। स्टडी इज़ अ गेम, अध्ययन एक खेल है। अभी तुम खेलना कैसा चाहते हो? नाम हो रिंकू सिंह वाला, है ना, लगातार चौका छक्का, या तुम ऐसे खेलना चाहते हो कि तुम्हारा नाम कहीं नाम ना है? तो खिलाड़ी बनो, और खिलाड़ी बनने के लिए एकाग्रचित होना, संयमित होना और मेहनत से पढ़ाई करना है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी मेहनत से पढ़िए, और जो बिंदु समझ में ना आया हो उसको कमेंट में बताइए, हम ज़रूर उस पर कोई ना कोई चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो संभवतः हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे, और मैथ में अभी बेसिक चीज़ों पर कोई फार्मूला वगैरह लेकर के चलेंगे, लेकिन कैसे चलेंगे वो हम बहुत जल्द ही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।